डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ट्रूडो का मजाक उड़ाया था और उसको गवर्नर ऑफ कनाडा बोले थे. And that did not stop there. He went on making jokes about physically extending US power domain from Canada to the Panama Canal. बहुत लोगों ने इसको मजाक समझ के रीट्वीट किया, कोट ट्वीट किया. ये व्हाट्सएप में भी एक स्टैंडिंग जोक जैसे बन गया, स्पेशली इंडिया में. यहाँ लोग ऐसे ही तो मिस ट्रूडो को पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो इसको लेके बहुत हंसी मजाक हुआ. इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज से कुछ साल पहले व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को डेनमार्क से बाई आउट करने का भी एक प्रपोजल फ्लोट कराया था. तब भी लोगों ने सोचा कि यार ये तो रियल एस्टेट मैग्नेट है, तो ही वांट्स टू एक्सप्लोर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड एज अ बिजनेस प्लेस, ऐसा करके. और बात वहीं पे दब गया था. और क्योंकि दब गया था और भी क्योंकि डेनमार्क ने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि ना भाई ऐसे नहीं होगा, हम लोग नहीं बेचेंगे. सो ऑन द फेस ऑफ इट एंड स्पेशली कंसिडरिंग डोनाल्ड ट्रंप का इमेज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ये है, बहुत वो है, कुछ भी बोल लेता है, तो ये ना एक अच्छा टाइम पास मटेरियल बन गया था. हाउएवर कुछ ही दिन पहले मेरा एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा था और तभी से बाय द वे यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, मेरा एक वीडियो में किसी ने एक कमेंट किया था, एक व्यूअर्स ने, एंड थैंक यू फॉर दैट, कि आप इंटरेस्टिंग बहुत सारा जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उसको लेके करिए. तो ये एक वीडियो वैसे ही है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेस जिसको लेके हम बात करेंगे. तो कुछ ही दिन पहले मेरा एक दोस्त के साथ ये डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज लेके हम लोग कैसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, एंड देन वी सडनली गॉट सीरियस एंड देन वी स्टार्टेड discussing about the geopolitical impact of it. कि यार हम लोग हंसी मजाक तो कर रहे हैं, but have we ever stopped to wonder the geopolitical impact of the proposal? I mean, can you imagine कि ये कितना बड़ा एक proposal है, जो कि आज हम लोग को लग रहा है कि यार ये आदमी पागल है, he is a madman, he is saying anything that he wants, but ये अगर सचमुच में materialize होता है तो इसका impact आप सोच सकते हो. तो उसी को लेके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. जय गुरु एंड वेलकम टू हार्टलैंड डायरी. यूएस का फिजिकल डोमेन अगर कैनेडियन आर्कटिक से लेके पानामा कनाल तक एक्सटेंड करता है तो ये छोड़ दीजिए क्या हो जाएगा रियलिटी में. ये जियोपॉलिटिकली भी एक ऐसा मेजर टॉपिक बन जाएगा कि इसको लेके एक वीडियो में नहीं होंगे. यू हैव टू मेक सेवरल ऑफ वीडियोस. तो वो लेके अभी बात नहीं करेंगे, इट इज टू अर्ली इन द डे. बट लेकिन आज बात करेंगे अंकल को ग्रीनलैंड या कनाडा में इतना इंटरेस्ट क्यों है विथ रिस्पेक्ट टू द आर्कटिक जोन. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, बिकॉज इट रियली हेल्प्स अस टू रीच दिस वीडियो टू लार्जर ऑडियंस. एंड दोज दैट आर नॉट सब्सक्राइबर्स प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लीजिए. चलते हैं टॉपिक पे. लेट 19th सेंचुरी में अल्फ्रेड महान, जो कि आज के दिन में जितना भी जियोपॉलिटिकल जो भी होता है, जियोपॉलिटिकल दावपेच होता है, उसका एक गॉडफादर, ही इज एक्चुअली द फादर ऑफ मैरीटाइम स्ट्रेटेजीज माना जाता है. सो इट्स एल्फ्रेड मैकिंडर, अल्फ्रेड महान, निकोलस पाइकमैन, ये सब जियोपॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स है जो 20th सेंचुरी और बहुत हद तक 21st सेंचुरी का जियोपॉलिटिक्स डिटरमाइन करेंगे, करके आए हैं, आगे भी करेंगे. तो ये अल्फ्रेड महान ने एक एस्टैब्लिश करके गया, एक प्रिंसिपल, एक रूल ऑफ द थंब एस्टैब्लिश करके गया कि द ओनली वे टू एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस इज थ्रू कंट्रोलिंग ऑफ द मैरीटाइम रूट्स. अगर आपको ग्लोबल ट्रेड पे डोमिनेंस अपना एस्टैब्लिश करना है तो दुनिया का जितना भी सी रूट है, मैरीटाइम रूट्स है, उसको कंट्रोल करो. और इस रूल ऑफ थंब को, इस डिक्टाट को फॉलो करके पहले यूनाइटेड किंगडम ने और फिर अंकल ने ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट किया. आज भी Uncle's maritime power is massive. US is a big military power. लेकिन ये गलती आप मत करिएगा ये सोच के कि US is only a big military power. US is a bigger maritime power. United States is the biggest maritime bully in the world. और United States एक maritime power क्यों है? क्योंकि United States का it is United States' destiny to become a maritime power. Uncle is surrounded by oceans across both sides, Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Uncle का जितना भी business interest है सब दुनिया के इस साइड में है, उस साइड में नहीं है. So the only way that Uncle can access this side of the world is through maritime trade routes and maritime routes. तो Uncle को dominance assert करने के लिए maritime supremacy बना के रखना है और अंकल ने ये बहुत सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया है. और बहुत सक्सेसफुली इसीलिए अकम्प्लिश किया है, हम बोल सकते हैं इसीलिए अकम्प्लिश किया है कि अंकल ने बहुत इंटेलिजेंटली अपना नेवी मूवमेंट, मैरीटाइम मूवमेंट को हमेशा बिलो द रडार और हमेशा बहुत ही लो प्रोफाइल रखे हैं. जॉन मेयरशाइमर
एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो ये कहते हैं एंड राइटफुली कहते हैं कि अंकल अगर 1000 सोल्जर कहीं से कहीं मूव करा लेते हैं, इराक से सीरिया मूव करा लिए, सऊदी अरेबिया से लिबिया मूव करा लिया, तो दैट बिकम्स अ फ्रंट पेज न्यूज। लेकिन अंकल अगर एक होल एंटायर फ्लीट यहां से वहां मूव कराएंगे तो वो पेज 4 पेज 5 न्यूज में भी नहीं आएंगे, क्योंकि नेवी में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है इसको अंकल कैपिटलाइज किया है, हो सकता है अंकल ने प्रोपेगेंडा ऐसा तैयार किया कि नेवी में किसी को इंटरेस्ट ना हो, वी डोंट नो। बट द फैक्ट इज uncle's maritime movements have been kept under the radar, has been done intelligently, has been done brilliantly, and uncle is by far the biggest maritime bully in the world. So anyway, maritime dominance across the oceans in the 20th century और आगे भी 21st century भी आप बोल सकते हैं कि is the name of the game. यही गेम है और इस गेम में सब ओशंस में कंपटीशन है और एक को छोड़कर सब ओशंस में कंपटीशन है और वो एक है आर्कटिक ओशन। क्यों? क्योंकि आर्कटिक ओशन फ्रोजन था। आर्कटिक ओशन वॉज ओशन विच वॉज अ डेजर्ट, यहाँ से जहाज नहीं जा पाते, इट वॉज अ फ्रोजन पीस ऑफ रियल एस्टेट, तो उसमें किसी का एक्सेस नहीं था। बट नाउ द ओशन इज मेल्टिंग और नया नया वाटर रूट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड और ये एक रीजन है जहाँ पे अब तक किसी का भी मैरीटाइम जियोपॉलिटिकल क्लाउड नहीं रहा है, परमानेंट जियोपॉलिटिकल मैरीटाइम क्लाउड इस रीजन में किसी का नहीं रहा है। अगर आप आर्कटिक जोन को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि क्लेम के हिसाब से इट इज रशिया एंड कनाडा विच इज ऑन टॉप, फॉलोड बाय अंकल एंड डेनमार्क। रशिया एंड कनाडा ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर माइल ऑफ मैरीटाइम एक्सेस दैट दिस कंट्रीज हैव इन द नॉर्थ पोल रीजन, इन द आर्कटिक रीजन। इसमें एक नया एंट्रेंट आ गया है, तो बोलिए चाइना बोलिए, अंकल बोलिए, कनाडा बोलिए, रशिया बोलिए, डेनमार्क बोलिए, ये सब आर्कटिक पावर है और ये न्यू एंट्रेंट इज अ नॉन आर्कटिक पावर। अगर आप चाइना के बारे में सोच रहे हो जैसे मेरे मुंह से निकल गया पहले, तो आप सही सोच रहे हो कि ये चाइना ही है। चाइना इज द ओनली नॉन आर्कटिक पावर जो कि इस रीजन में इंटरेस्ट ले रहा है। चाइना को भी इस नया ओशन में एक नया प्लेयर बनना है और इसीलिए चाइना ने एक 2-pronged अप्रोच बनाया है। चाइना इज टेकिंग अ 2-pronged अप्रोच। व्हाट आर दोज अप्रोच? एक तरफ से चाइना इज ट्राइंग टू पार्टनर विथ रशिया into opening of what China calls the polar silk road। ये सिल्क रोड का रूट क्या रहेगा? हैम्बर्ग से लेके ऊपर आर्कटिक रूट से पूरा घूम के शंघाई, रशियन आर्कटिक से पूरा घूम के शंघाई आएंगे और ये है एक पोलर सिल्क रोड। दूसरी तरफ से चाइना इज ट्राइंग टू परस्यू डेनमार्क कि यार हमको ग्रीनलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का परमिशन दे दो। आपको ये समझ लेना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनलैंड इज टिपिकली प्रॉपर्टी ऑफ डेनमार्क। ओके, डेनमार्क का चलता है वहां पे बिकॉज डेनमार्क हैड कॉलोनाइज्ड ग्रीनलैंड एंड देयर हैज नेवर बीन अ ब्रेक इन दैट कॉलोनाइजेशन ऑफ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज अ कॉलोनी, स्टिल रिमेन्स अ काइंड ऑफ अ कॉलोनी ऑफ डेनमार्क। ओके, नाउ ग्रीनलैंड इज लाइक अ फ्रोजन डेजर्ट। बहुत कम लोग रहते हैं वहां पे, तो क्योंकि कम लोग रहते हैं, क्योंकि वो डेजर्ट है, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोरिकली किसी का इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, कोल्ड वॉर के टाइम में इंटरेस्ट हुआ था लेकिन दैट वाज टेम्पररी। तो ग्रीनलैंड में कुछ खास मूवमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ खास एयरपोर्ट्स भी नहीं है और एयरपोर्ट्स है लेकिन वो बड़ा फ्लाइट, फ्रेट फ्लाइट, ये सबको एकोमोडेट करने वाला एयरपोर्ट नहीं है जहाँ से बिग फ्लाइट्स कैन टेक ऑफ, बिग फ्लाइट्स कैन लैंड। तो चाइना प्रपोज टू बिल्ड बिग एयरपोर्ट्स टू फैसिलिटेट द सेम। इनिशियली डेनमार्क भी राजी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया। आई थिंक दिस वॉज इन 2016-17। ओके, एंड दिस स्टार्टेड इन ग्रीनलैंड्स कैपिटल कॉल्ड नूक। नूक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, वहाँ पे चालू हो गया। अचानक से अंकल को रियलाइजेशन हुआ कि अरे इसका मतलब तो चाइना इज गेनिंग एन एक्सेस इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अंकल ने तुरंत डेनमार्क को पीछे से टाइट दे दिया और 2018, हाँ, अगर 2016-17 में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तो 2018 में डेनमार्क ने अचानक इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया कि भाई हमको नहीं चाहिए। वॉट एवर मनी आपने इन्वेस्ट किया, चाइना को बोला कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया ठीक है हम लोग दे देंगे, बाकी एयरपोर्ट हम बना लेंगे, आप यहाँ से जाओ। और ये बहुतों का मानना है कि डेनमार्क ये जो पैसा चाइना को वापस किया, इन्वेस्टमेंट का पैसा, या डेनमार्क जो खुद ये एयरपोर्ट बना रहा है, ये पैसा घूम फिर के अंकल के थ्रू आ रहा है। तो इसके कारण चाइना का, और ऐसे चाइना का ग्रीनलैंड में बहुत सारे इनिशिएटिव को ऐसे हिंड्रेंस पहुंचाया गया है। ओके, टेक्निकली कुछ डायरेक्ट थ्रेट, कुछ कैसे भी। ओके, एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे हम बात कर सकते हैं इंडिविजुअल लेके। हालांकि मेरे को लगता नहीं उतना इंटरेस्टिंग है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेके बात करेंगे तो, लेकिन ये जान लेना अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि चाइना हैज हैड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन ग्रीनलैंड और उसमें से कुछ प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, बहुत सारा प्रोजेक्ट को स्टॉल करके रखा गया है और दिस स्टॉल्स हैव बीन ऑर्केस्ट्रेटेड। तो इसके कारण चाइना इज प्रेजेंटली डाउन, निकला नहीं, थोड़ा सा डाउन है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ अभी
Chinese companies own stakes in several large mining projects. The Chinese authorities want to build a 2000 square meter, which is about 22,000 square foot, science station in Greenland. If it happens, it will be the largest in Greenland. A large Chinese state-controlled construction firm wants to build 3 airports in Greenland, which the politicians in Nuuk, the capital, are eager to have. This is the largest infrastructure project in Greenland's history. So this is what China is trying to do. Bottom line यहाँ पे क्या है? Arctic power and non-Arctic power like China को लेकर ये Arctic Circle जो है, this is getting a hell of a lot of focus these days. Competition slowly heat up कर रहा है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा है in Arctic Circle. The big question here is, again, between United States and Russia, big question is how is Russia positioned itself. तो यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ. ये रिपोर्ट मुझे मिला है, ये रिपोर्ट नहीं, ये पोस्ट मुझे मिला है, सोर्स है रशियंस विद एटीट्यूड ट्वीट से. इसको मेरे साथ शेयर किया है माय वेरी गुड फ्रेंड आदित्य चतुर्वेदी. सो थैंक्स टू रशियंस विद एटीट्यूड एंड थैंक्स टू आदित्य चतुर्वेदी फॉर शेयरिंग दिस कोट विद मी. आई एम रीडिंग आउट. So let's talk about Arctic. Russia is positioning the northern sea route as a key global shipping lane which it controls almost entirely. Northern shipping route Russia control कर रहा है. With improved infrastructure and receding ice, the NSR is Northern Sea Route, is superior to the Suez Canal. It is not only shorter and therefore cheaper, and becoming cheaper with infrastructure improvement, but also there are no queues, no tolls, no pirates, no Houthis. मतलब ये ना तो सिर्फ छोटा है, शॉर्टर है, ना कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे कोई झंझट भी नहीं है पायरेट्स हुती है ऐसा, सोमालियन पायरेट्स एंड हुती एंड एटसेट्रा. The melting ice also makes it easier to exploit natural resources in the Arctic Circle. They are estimated to be enormous. 15% of the world's undiscovered oil, 30% of the world's undiscovered natural gas, और ये नंबर्स रशियंस विद एटीट्यूड को मिला है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे से. नेक्स्ट पॉइंट, Russia has been developing oil and natural gas reserves in the Russian part of the Arctic, particularly in areas like the Yamal Peninsula and the Kara Sea. Yamal Peninsula और Kara Sea पे रशिया डेवलप कर रहा है, यहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट है. In recent years, Russia has reopened a bunch of old Soviet scientific military bases across Arctic, particularly in the Arctic Shamrock base on Alexandra Land. We are also testing many of our new weaponry in the Arctic and even basing it there, such as the S-500 air defense system and various missiles. We are operating a respectable fleet of nuclear sub in the Arctic Ocean too. Nuclear submarine भी चला रहा है. Currently, Russia has an edge over everyone else in the Arctic. We own the largest portion of it. We operate the world's largest and most advanced fleet of icebreaker, including incredibly cool nuclear power submarines. We have been heavily investing in both military and civilian infrastructure in the region. ये आया है Russians with attitude और मेरे साथ ये शेयर किया है आदित्य चतुर्वेदी ने. तो ये रशिया का एक छोटा सा आपको एक पोस्ट कहीं से रिसर्च पोस्ट मैंने शेयर किया. अंकल क्या प्लान कर रहे हैं या अंकल क्या कर सकते हैं, इसको लेके भी बात करते हैं. देखिए, अंकल का आर्कटिक में ऑलरेडी एक प्रेजेंस है थैंक्स टू अंकल का सैटेलाइट स्टेट विच इज अलास्का. ये अंकल को आर्कटिक में लेजिटिमेट एक्सेस देता है. हालांकि अलास्का का टेरिटोरियल वाटर, अलास्का या यूनाइटेड स्टेट्स बोलिए, क्योंकि अलास्का का एक्सपोजर छोटा कम है कंपेयर टू कनाडा, कंपेयर टू रशिया, तो अलास्का का टेरिटोरियल वाटर का एक्सेस भी कम है. और अंकल का मेन एनिमी हियर इज रशिया. तो अंकल बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रहे हैं अभी आइस ब्रेकर बनाने के लिए. कुछ खास उसमें रिजल्ट नहीं आया. दे आर ट्राइंग टू, मतलब रशियन आइस ब्रेकर शिप्स, रशियन न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिप जैसे, अंकल को वैसा रिजल्ट नहीं आया. बट अंकल इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड हो भी सकता है, हो जाएगा कुछ ही दिन में या कुछ ही महीने में. तो ये सब अंकल कर रहे हैं आर्कटिक को मॉनिटर करने के लिए. लेकिन ग्रीनलैंड और कनाडा का ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको ग्रीनलैंड चाहिए था 2016-17 में डोनाल्ड ट्रंप को. इस इनिंग्स में बोल रहे हैं हमको कनाडा चाहिए. ग्रीनलैंड और कनाडा का एडवांटेज कुछ अलग है. ग्रीनलैंड का देखिए, लगभग 90% ऑफ ग्रीनलैंड टेरिटरी फॉल्स विद इन द आर्कटिक सर्कल. सो ग्रीनलैंड बिकम्स अ वेरी गुड जंपिंग बेस आर्कटिक सर्कल को मैन्यूवर, मैनिपुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करने के लिए. ग्रीनलैंड बिकम्स अ वेरी गुड जंपिंग बेस.
उसको छोड़ के ग्रीनलैंड में शायद मेगा डिपॉजिट्स है अनटैप्ड रेयर अर्थ मिनरल का, जिसमें अभी हम लोग को चाहिए होता है सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स एंड चिप्स वगैरह वगैरह। कोल्ड वॉर के टाइम में अंकल के वहाँ पे मल्टीपल मिलिट्री बेसिस था, एयर बेसिस था, रेडार स्टेशन था। एक टाइम में तो अंकल ने न्यूक्लियर वेपन भी वहाँ पे पोजीशन किया था ग्रीनलैंड में, कि क्योंकि इसका अलग मज़ा है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन पोजीशन करेंगे तो आप ना सिर्फ रशिया, यू कैन स्ट्रेट अवे रीच अप टू नॉर्थ कोरिया, आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो ग्रीनलैंड में अंकल ने न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस किए थे। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होते ही अंकल का सब इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर ग्रीनलैंड अगेन बिकम अ मैसिव आइस डेजर्ट, और फिर वो अपना पुराना वाला स्टेटस पे रिवर्ट कर गया। लेकिन अभी अगेन आइस कैप मेल्ट हो रहा है, चाइना भी घुसने का कोशिश कर रहा है, एंट्री लेने का कोशिश कर रहा है माइनिंग सीन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग सीन में। तो अंकल का भी अभी लग रहा है कि ग्रीनलैंड चाहिए या कुछ भी चाहिए वहाँ पे, मतलब एक आर्कटिक रीजन में अंकल को एक फुट होल्ड चाहिए। तो अंकल अब तक क्या किया, अंकल ने काफ़ी सारे चाइना का प्रोजेक्ट को स्टॉल कर रखा है। एक एक केसेस में तो ये है कि अंकल ने जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट का ओनर, जहाँ से चाइना खरीदा था प्रोजेक्ट, वहाँ का ओनर, उसको पैसा देके मतलब चुप करा के रखा है कि यार चाइना को भगाओ यहाँ पे सीन से। साथ साथ में इन टर्म्स ऑफ मनी अंकल हैज इन्वेस्टेड अबाउट $4 billion इन रीडूइंग द नॉर्थ ग्रीनलैंड बेस। अंकल का जो मिलिट्री बेसिस था उसमें अंकल अबाउट $4 billion खर्चा कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, जिसको कोल्ड वॉर के बाद अबैंडन किया था। इसको छोड़ के वहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग चालू किया है कि आर्कटिक कंडीशन में अगर फाइट करना हो तो कैसे करना है। सो यस, बिग पावर गेम्स हैव बिगन आर्कटिक रीजन में। लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक दूसरे को ब्लॉक करना, एक दूसरे को काटना, एट्सेट्रा, स्लोली बिल्डिंग अप, जियोपॉलिटिकल दावपेच आर बिल्डिंग अप। और इस बीच में कनाडा, विच इज सिटिंग राइट बिटवीन अलास्का एंड ग्रीनलैंड, बिकम्स अ मेजर कंडुइट। और साथ में अगर आप अलास्का का टेरिटोरियल वाटर, कनाडा का टेरिटोरियल वाटर, ग्रीनलैंड का टेरिटोरियल वाटर ऐड कर लो तो फिर वो शायद रशिया से ज्यादा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर माइल्स। दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प्स गेम, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू। ओके, तो दिस बात इज सिंपल। लेकिन यहां पे रह जाता है दो चीज, कनाडा में भी लोग रहते हैं, ग्रीनलैंड में भी लोग रहते हैं, ये क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंडर्स का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कनाडा का उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, कनाडा में बाद में आ रहा है। ग्रीनलैंडर्स का फॉर एग्जांपल, ग्रीनलैंड का आदमी लोग जो है दे लाइक चाइना बट फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि हाँ चाइना आओ इन्वेस्ट करो। लेकिन चाइना का जो बैड रेपुटेशन है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, एक तो चाइना का हैज गॉट वेरी वीक सॉफ्ट पावर, और दूसरा चाइना की जो डेट ट्रैप वाला सिस्टम है ना, कि किसी भी तरह अगर तुम पैसा नहीं दे पाए तो मैं इसको ले लूंगा और इसमें अपना मिलिट्री बेस बना सकता हूँ। तो ये एक चीज से लोग चाइना से डरते हैं। दे लाइक चाइना बट फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि आओ काम करो, पैसा लो, जाओ। ओके, वन एडवांटेज विच चाइना हैज एंड विच रशिया ऑल्सो हैज इज, ग्रीनलैंड का जो लोग है ना, दे आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न पावर्स इधर, क्योंकि वो लोग का कॉलोनियल मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है और अभी भी है। सो इन अ नटशेल, and this has come after watching several Greenlanders interview, they want a different nation, कि यार थोड़ा यूएसए आओ, थोड़ा रशिया आओ, थोड़ा चाइना आओ, थोड़ा दूसरा नेशंस आओ, बिल्ड करो। एवरीबडी वांट्स बेटरमेंट, राइट? हम लोग का नेशन बिल्ड करो, अलग अलग कैंप से आओ, इंटरेस्ट लो हमारा आइलैंड डेवलपमेंट में, लेकिन इसको आप तो अपना जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड मत बनाओ। और यहाँ पे बात बन जाता है बहुत इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वॉचर के लिए, खास करके क्यों? क्योंकि मॉडर्न एसिमेट्रिक हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़माने में ऐसे लोग बहुत इजीली मैनिपुलेटेड होते हैं। डिफरेंट कैंप्स के डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स के लोग बिकम वेरी इजी टू मैनिपुलेट। सो वन ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी मैनिपुलेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, वन ग्रुप बाय चाइना, वन ग्रुप बाय रशिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस मेक्स ग्रीनलैंड अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग देन कनाडा। कनाडा में क्या है, कनाडा में भी लोग हैं जो अंकल को पसंद करते हैं, अंकल को पसंद नहीं करते हैं, दो टाइप के लोग हैं। लेकिन क्योंकि कनाडा का हिस्टोरिकली यूएस के ऊपर बहुत हैवी डिपेंडेंट रहा है, मुझे लगता नहीं दे वुड हैव अ लॉट ऑफ से। और ऐसे भी कनाडा इज लाइक अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, तो ठीक है, सॉवरेंटी नहीं जाएंगे लेकिन ऑटोनॉमी जा सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और मुझे लगता नहीं अगर वो होता है तो कैनेडियंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर कनाडा आ जाता है तो अंकल विल नॉट ओनली बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचिंग बिटवीन आर्कटिक टू पनामा। अगर मेक्सिको को भी साथ में ले ले तो पनामा कैनल तक हो जाएंगे। फिर भी अगर मेक्सिको छोड़ दिए, पनामा कैनल अभी छोड़ दीजिए, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। इट बिकम्स द लार्जेस्ट कंट्री एंड लिटरली फिजिकली द ओनली कंट्री in the northern half of the western hemisphere। आप समझ सकते हो the impact, the magnitude of it। That is what Donald Trump का धंधा है। तो ये सब जोक वोक, ट्विटर ये सब ना प्रिकर्सर है
इसको सीरियसली अभी बैठेंगे, क्योंकि पहला वो जोक पोक हो गया था. नाउ बीबीसी एंड गार्डियन एंड एवरीबडी हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, अच्छा ये आदमी जो बोल रहा है ये करने के वाले है, व्हाट इज इट दैट ही इज रियली अप टू, व्हाट इज इट दैट ही रियली वांट्स, इसको लेके भी सोच रहा है. और मुझे लगता है ना कि ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रीएम्प्टिव मूव है एक चीज को काउंटर करने के लिए, और वो चीज क्या है जिसको मैं बोलता हूं यूनाइटेड अलायंस ऑफ एशिया. टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू वेट फॉर माई बुक टू कम आउट. द टाइटल ऑफ माई बुक इज कॉन्टोर्स ऑफ द ग्रेटर गेम. उसमें मैंने एक चैप्टर डिवोट किया है एशियन अलायंस पे, यूनाइटेड अलायंस ऑफ एशिया मैंने उसका नाम रखा है. और ये अगर फ्यूचर में इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन प्रॉबली अ बिगर कंट्री लाइक अ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा पुट टुगेदर कुड बी way of Donald Trump's thinking of countering a future alliance of Asia. So that's all for today folks. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूर, and if you haven't subscribed to the channel please subscribe कीजिए. Meanwhile I'll see you with a new video on a new topic next week. तब तक के लिए जय गुरु and जय हिंद.